मैं ऐसे 2 से 3 घंटा सड़क पे पड़ा हुआ था। लगभग 5 से 6 घंटा मैं बाहर स्ट्रेचर पे लेटा रहा। मेरा केस स्टडी करने को कोई रेडी नहीं हो रहा था। कितने लोग ने पापा को बोलना शुरू कर दिया था कि आपका बेटा क्या है, आपका बेटा तो एक डेड बॉडी है। बस अब मेरी लाइफ हो गई। मुझे लगता था ज़िंदगी का अंत यही है। मेरा जो सपना था कि मैं घर के ऊपर बर्डन नहीं बनना था, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना था। नमस्ते, मेरा नाम अजय राज है। मैं झारखंड के गढ़वा ज़िला से बिलोंग करता हूँ। मैं मेडिकल टर्म के हिसाब से 100% पैरालाइज्ड हूँ। मतलब कि गर्दन का नीचे का हिस्सा मैं बिल्कुल भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मेरे सपने कभी पैरालाइज्ड नहीं हुए। जो मेरे सपने हैं वो हमेशा 110% स्ट्रॉन्ग रहे हैं और आज इस सपने के बदौलत ही मैं जो स्टॉक के मंच पे अपनी कहानी सुनाने वाला हूँ। मैं बचपन से पैरालाइज नहीं था। मैं बचपन से आप जैसों की ज़िंदगी जी रहा था। मैं हंसता था, खेलता था, दौड़ता था, मैं बाइक चलाता था। मैं एक कराटा मैन था। मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कराटे खेला था। स्टेट लेवल में मेरा होने वाला था। तभी मेरा एक्सीडेंट हुआ। तब मैं 15 साल का था और 10वीं का एग्ज़ाम पास किया था। मेरे घर वाले बहुत खुश थे कि लड़का बड़ा हो रहा है और 10th पास कर गया है, तो हो सकता है घर की जिम्मेदारियां आगे चल के जल्दी संभालना शुरू करेगा। लेकिन कुछ पता नहीं था कि अगला कदम क्या होगा। 10वीं से 11वीं की ओर मैं बढ़ रहा था, लेकिन भगवान ने कुछ अलग सा रास्ता बना रखा था जो मुझे नहीं पता था। और एक रोज़ मैं अपने दोस्त के साथ, अब मेरे 3 दोस्त थे जो मेरे क्लोज़ थे, और मैं अपने दोस्त के साथ किसी दोस्त से मिलने गया था। आते वक्त ट्रक ड्राइवर ड्रंक किया हुआ था और सामने से हिट किया और मैं वहीं गिर गया। मैं ऐसे 2 से 3 घंटा सड़क पे पड़ा हुआ था। पास में एक मुझे याद है कि समोसे की दुकान थी। वहाँ से लोग दौड़कर आए भी तो कोई छूने को रेडी नहीं था। लोग देख के बस हट जा रहे थे। कोई रेडी नहीं था कि नहीं पुलिस केस हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। जिस ट्रक वाले ने धक्का मारा वो भी भाग गया था। बाई लक, बाई गॉड ग्रेस, उस दिन पुलिस राउंड करके आ रही थी। उन्होंने देखा मुझे और उन लोगों ने लेकर मुझे हॉस्पिटल में आए, जो गढ़वा का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। वहाँ पे जब मैं आया तो डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, लेकिन थोड़ी देर में डॉक्टर आ गए थे। उन्होंने बोला कि सबसे पहले एक्सरे कराना होगा, क्योंकि ऐसे कुछ पता नहीं लग रहा है। मैं बेहोश था, मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि मैं कुछ कुछ बोल भी रहा था, जो मुझे आज तक याद नहीं आया कि मैं क्या बोल रहा था। और डॉक्टर ने मेरा एक्सरे किया तो उन्होंने बोला कि इनका गर्दन का हड्डी टूट चुका है, तो हमारे यहाँ तो कोई इलाज नहीं है, तो आप इनको पटना लेकर जाओ, क्योंकि वहाँ पे एक अच्छा हॉस्पिटल है, वहाँ पे इलाज हो सकता है। डॉक्टर ने मुझे पटना रेफ़र कर दिया और बोला कि आप पटना चले जाओ लेकर इनको, जितना जल्दी लेके जा सकते हो। लेकिन जितना जल्दी नहीं था पॉसिबल, क्योंकि मेरे पापा मेरा डॉक्यूमेंट्स लेकर एक बड़े शहर में गए थे, रांची, जो कि गढ़वा से 250 किलोमीटर दूर है। तो पापा मेरे थे नहीं, घर में कोई इनकम करने वाला और नहीं था सिवाय पापा के। तो पापा मेरे 11th का एडमिशन कराने के लिए सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर गए हुए थे और मैं इधर एक्सीडेंट कर गया। ऐसे में हम लोग को आज भी गढ़वा से पटना जाने के लिए सिर्फ एक ट्रेन है, पलामू एक्सप्रेस। शायद वो विरासत में मिली है। तो उसी ट्रेन से रात के 8:30 बजे मुझे ट्रेन में बैठाया गया। पापा के दोस्त लोगों ने मम्मी को पैसा दिया, कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 5,000, ऐसे करके पैसा इकट्ठा करके मम्मी ली और मम्मी मुझे लेकर पटना आई। पापा रास्ते में मिले, पापा भी साथ में पहुँचे पटना। तो मैं पहुँचा पटना और पटना में एक नर्सिंग होम में एडमिट हुआ। और उस नर्सिंग होम की खासियत
या बुरी बात जो भी बोलो, कि वहाँ पे सिर्फ 2 रूम हैं और जो डॉक्टर है वो पॉलिटिशियन था। तो उसको बस पैसे बनाने थे मुझे रोक के। उसने मुझे एडमिट तो कर लिया, उसने मेरा एमआरआई तो करा लिया, उसको पता हो गया कि मुझे चोट क्या लगी है, लेकिन वो बस एक ही बात बोलता था। वो ये बोलता था कि आपका बेटा लाइफ में कुछ भी नहीं करेगा और चल नहीं सकता और कहीं इलाज नहीं है, जो इलाज है वो मैं ही करके दूंगा आपको। पापा को सुन के ये सब बहुत हैरानी हुआ था, क्योंकि पापा की उम्मीदें थे कि मैंने अपने भाई को पढ़ाकर इंजीनियर बनाया है, तो मैं अपने बेटा को उससे ऊपर लेवल पे लेकर जाना चाहता हूँ। उनको क्या पता था कि बेटा को स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगेगा और बेटा व्हीलचेयर पे आ जाएगा। पापा बहुत रो रहे थे, पापा मम्मी सब हालात बहुत ख़राब थे, बहुत रो रहे थे। और मुझे तो पता ही नहीं था, मेरे तो गर्दन में इतना दर्द होता था कि मैं गर्दन उठाने का प्रयास तो कर रहा था लेकिन उठता नहीं था। तीसरे दिन जब डॉक्टर आया मेरे पास, तो डॉक्टर से मैंने पूछा कि मैं कब तक ठीक होऊंगा। डॉक्टर ने बोला अभी कम से कम 15-16 दिन देखेंगे, फिर हम आपको बताएंगे। मैंने बोला 15-16 दिन? पागल हो आप? 15-16 दिन ऐसे बेड पे रहूँगा मैं? नहीं, मुझे नहीं रहना। मैंने पापा को बोला किसी और जगह लेकर चलो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है गर्दन में। और उस डॉक्टर ने ट्रेक्सन लटकाया था 8 kg का, और मेरे गर्दन को बोला था ऐसे स्ट्रेट रखना है, ना ऐसे हिला सकते हो ना ऐसे हिला सकते हो, कुछ भी नहीं। और बहुत दर्द होता था, मैं थोड़ा सा भी इधर उधर हिलाता था तो बहुत तकलीफ़ होती थी। और जब डॉक्टर ने बोला 15 दिन, तो मैं और रोने लगा। पापा मुझे चुप कराते थे, रोते थे। मम्मी मेरी अलग हट के रोती थी मेरे से, क्योंकि उसको लगता था कि मैं बेटा के सामने रोऊंगी तो बेटा भी रोएगा। पापा के कज़न ब्रदर हैं दिल्ली में, उन्होंने एम्स के डायरेक्टर से फ़ोन कराया था कि उस नर्सिंग होम के डॉक्टर को कि आप अगर पेशेंट को केस नहीं ले सकते हो तो आप प्लीज़ डिस्चार्ज करो, नहीं तो आपको फाइल केस हो जाएगी। तो फिर पटना वाले डॉक्टर ने एम्स में रेफ़र कर दिया। एम्स के हॉस्पिटल में लगभग 5 से 6 घंटा मैं बाहर स्ट्रेचर पर लेटा रहा। मेरा केस स्टडी करने को कोई रेडी नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि उस दिन र्यूमर फैला हुआ था कि बॉम्ब फटने वाला है, और कोई रेडी नहीं हो रहा था मुझे टच करने को, मेरे पास आने को। मुझसे कोई पूछने वाला नहीं था। पानी पीना था, उसके लिए भी नहीं था कोई कि हाँ लोग भाग रहे थे, एक कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। उस बीच में एक डॉक्टर मिला और पापा को बताया कि आज के डेट में आपका बेटा का कुछ भी नहीं हो सकता है, और अगर आपको कुछ कराना है तो आप सामने जो सफदरजंग है वहाँ पर लेकर जाओ आप। फाइनली 8:30 बजे मेरा एडमिशन हुआ और मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। 1 जुलाई 2006 को मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मैं 19 जुलाई को सफदरजंग में पहुंचा था। 19 जुलाई से 29 जुलाई तक मैं ऐसे क्योंकि कोई भी सर्जरी करने के पहले उसके फॉलोअप टेस्ट होते हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तो सब टेस्ट ख़त्म होते होते 29 जुलाई हो गया। 29 जुलाई को मेरा सर्जरी का डेट था। मुझे वो टाइम याद है, 1 जुलाई से लेके 29 जुलाई तक मैं सोया नहीं था। मेरा सर्जरी हो गया सफदरजंग में और सर्वाइकल कॉलर लग गया था। सर्वाइकल कॉलर लगा के डॉक्टर ने बोल दिया था 10 दिन के बाद आपको डिस्चार्ज कर देंगे। सर्जरी के बाद मैं बात करना थोड़ा थोड़ा शुरू कर दिया था। मैं पहले इतना बात भी नहीं कर सकता था। मैं दिल्ली से डिस्चार्ज होके वापस घर चला गया। मेरे पास व्हीलचेयर नहीं था उस टाइम, और मैं एक मंचे पे लेट के ही मम्मी नहलाती थी, मम्मी करवट करती थी। जब मैं घर आया तो मैं तो बेड पे हो ही गया था। मेरी मम्मी मुझे मंजे पे नहलाती थी, मंजे पे करवट करती थी, लेकिन घर पहुंचने के बाद
मुझे एक और चीज़ मिला, वो था मेरी बहन। मेरी बहन को सदमा लग गया था कि मेरे भाई के साथ हुआ क्या, और उसको ऐसा सदमा लगा कि वो बेड पे पड़ी है तो पड़ी है, कोई बात कर रहा है तो कर रहा है, उसको ब्रश दे रहा है तो वो ब्रश कर रही है, नहीं तो नहीं। मतलब मैं अपने घर में एक मैं तो था ही, दूसरी बहन, एक घर में जिस पिता का बड़ा बेटा और बड़ी बेटी, जिस घर में ऐसा हो तो क्या हालात होंगे। लेकिन इसके अलावा समाज, सोसाइटी, जो लोग ताने मारने से पीछे नहीं हटते थे। तो जब फर्स्ट डे में घर पहुंचा था तब तो पूरा गांव लोग इकट्ठा हो गए थे। कितने लोग तो ऐसे ताने मारते थे कि जो लड़का 15 मिनट घर में नहीं रह सकता, वो आज 15 दिन से 20 दिन से ऐसे लेटा हुआ है। ऐसे ऐसे बहुत सारे, इवन कितने लोग ने पापा को बोलना शुरू कर दिया था कि आपका बेटा क्या है, आपका बेटा तो एक डेड बॉडी है। हालात देख के ना लगता था बस भगवान ले जाओ, क्या कर रहे हो, क्या चाहते हो। तंग आ गया था मैं अपनी लाइफ से। लेकिन इन बीच पापा के एक दोस्त ने दिल्ली का रिहैब के बारे में बताया था, और तब मैं रिहैब गया 2009 में। 2009 में तो वहाँ पे पता चला कि हम लोग के जैसी लाइफ भी होती है। वहाँ पे उन्होंने बताया कि आप पजामा पहनना है, आपको टी शर्ट पहनना है। 2006 से 9 तक तो मैंने कुछ भी नहीं, मैं बनियान और चादर से ढक के अपनी बॉडी को रहता था। 9 महीने रिहैब लेने के बाद मैं घर चला गया। घर जाने के बाद मैं बैठने लगा था, मैं बात करने लगा था, मेरे पास व्हीलचेयर हो गया था। लेकिन तब भी मेरे अंदर में सुकून नहीं था। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे सपने कभी भी पैरालाइज नहीं हुए। मेरे सपने 110% स्ट्रॉन्ग रहे हैं, चाहे मैं बेड पे हूँ, चाहे मैं बेड से पहले था। सिर्फ मैं रुका था, दुनिया भाग रही थी। मेरे साथ जो दोस्त थे वो भाग रहे थे, उनकी ज़िंदगी भाग रही थी। कोई इंजीनियर बन रहा था, कोई खुद का कंप्यूटर सेंटर खोल रहा था, कोई कुछ कर रहा था। लेकिन मैं सिर्फ बैठ के व्हीलचेयर पे हाथ धर के बैठ के इंतज़ार कर रहा था कि थोड़ा सा कुछ इम्प्रूवमेंट होगा तो मैं कुछ करूं। लेकिन मेरे से सब्र नहीं हो रहा था। मैं बाहर के लोगों को देखना चाह रहा था। मैं बाइक चलाता था, मुझे था देखना था कि लोग बाइक चलाते कैसे हैं। तो मेरे मन में बाहर निकलने का जिज्ञासा हुआ और मैं रोड पे बैठना शुरू किया। जब मैं फर्स्ट डे पहुंचा रोड पे, मेरे घर के आगे रोड है, उसके आगे एक छोटा सा ग्राउंड है, तो मैं फर्स्ट डे रोड पे बैठा था। जब मैं फर्स्ट डे रोड पे निकला, आधा से ज़्यादा लोग सारे मेरे पास आ गए। ओहो अजय, तुमने तो ज़िंदगी बर्बाद कर लिया, तुमने तो ये किया, ऐसे नहीं करना चाहिए था, तुम उस दिन नहीं जाता तो क्या होता। बहुत सारे, मतलब ताने सुन सुन के अब अच्छे भी लगने लगे हैं कि ताने क्या होते हैं, बट इट्स अ पार्ट। तो मैंने 1 दिन सुना, 2 दिन सुना, 3 दिन सुना, मैंने बोला चलो ठीक है, आप सुनने का आदत डाल लो। और फिर मैंने एक बात देखा, ताने सुनाने वाले तो आते थे, वो थोड़ा रुक कर जाते थे। उनको 10 मिनट 15 मिनट ताने मार के कुछ अपनी कहानी बता के जाते थे। फिर मैंने प्लान किया कि मैं व्हीलचेयर पे बैठ के अगर रोड पे बैठ सकता हूँ तो मैं एक चेयर लगा देता हूँ। जो भी ताना मारने आएगा या जो भी बात करने आएगा, एटलीस्ट वो मेरे पास 10 मिनट बैठेगा। क्योंकि मैं थोड़ा डिस्टेंस चाहता था घर से। मैं भी चाहता था कि मेरे भी दोस्त आएँ और मेरे साथ बैठें, मैं भी कुछ शेयर करूँ, वो भी कुछ शेयर करे अपने लाइफ। तो ऐसे लाइफ बड़ी इजी होती है। तो मैं अपने दोस्त मैं रोड पे चेयर रखना शुरू किया। एक चेयर रखा, उस दिन एक आदमी आया और फिर अगले दिन कोई नहीं आया। तो 2-3 दिन तक ऐसे कोई नहीं आया। फिर मैं ग्राउंड में चला गया। ग्राउंड में, जो मेरे घर के आगे एक छोटा सा ग्राउंड है, वहाँ पे मैंने 3 चेयर लेकर गया। फर्स्ट डे 3 चेयर लेकर गया तो देखा मैंने 3 के तीनों फुल थे, एक और खड़ा था। तो एटलीस्ट
3 लोग बैठ के मेरे साथ 15 मिनट 20 मिनट बातें करते थे, तो मुझे अच्छा लगता था कि मैं कम से कम बाहर निकल के लोगों से बात कर रहा हूँ। कोई मेरे पास 15 मिनट बैठना शुरू कर रहा है, कोई मेरे साथ बैठना चाहता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा कि हाँ, इस सोसाइटी में शायद मैं कुछ करूँगा। और मेरे अंदर बहुत सारे प्लान चल रहे थे। 3 चेयर से मैंने 6 चेयर बढ़ाए, 6 चेयर से मैंने 7 चेयर बढ़ाए, तो लास्ट मेरा 7 चेयर था। और 7 चेयर में मैंने देखा कि लोग 35 मिनट 45 मिनट्स पे मेरे लिए निकालते थे। कुछ लोग होते थे जो 1 घंटा भी बैठते थे। तो बाहर बैठकर ऐसे मैंने फ्रेंड सर्किल बढ़ाए अपने, और वो मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बन गए। तो फ्रेंड्स बन गए तो उनको मैं बोलता था कि समय आने पे काम तो दोगे, बात करते मैं ऐसे भी बोलता था। तो वो बोलते थे हाँ हाँ क्यों नहीं। तो मैंने उनको बोला यार एक मेरा काम कर दो, मैं ना 11th में एडमिशन कराना है, तो मेरे डॉक्यूमेंट्स ले लो और प्लीज़ जाके एडमिशन करा दो। तो वो लोग बोले बस भाई इतनी छोटी सी बात, हाँ हाँ कराते हैं ना। और मेरे दोस्त लोगों ने 11th में मेरा एडमिशन करा दिया। तो 2006 से 2010 तक मैं अपने हाथ चलने का इंतज़ार कर रहा था। 2010 में मेरा एडमिशन हो गया 11th का, और 11th का एडमिशन हुआ। 11th के एडमिशन में भी बहुत परेशानियाँ आई। मैं प्रिंसिपल या जो भी है, कोई लोग रेडी नहीं हो रहा था कि व्हीलचेयर पे कैसे करोगे, नहीं हो रहा था। काफ़ी स्कूल्स गया मैं, लेकिन एक स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ। और 2011 में मेरा 11 कंप्लीट हुआ, 2012 में मेरा 12th कंप्लीट हो गया। तो बाय गॉड ग्रेस 2012 में जब मेरा 12th कंप्लीट हुआ तो आई वॉज द टॉपर इन माई स्कूल। ऐसे करके मैंने अपना ग्रेजुएशन 2015 में कंप्लीट किया। कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी सोच विकसित होती है, हमारे घर वालों के ऊपर रुझाव होता है कि नहीं, घर के ऊपर शायद मैं भी कुछ कर पाता। पापा मेरे इतने साल से मेरे ऊपर पैसे खर्चे कर रहे हैं, और मुझे था कि नहीं, मुझे भी अपने पैरों पे खड़ा होना है, मुझे एक जॉब चाहिए था। लेकिन मैंने काफ़ी जगह ट्राई किया, मैंने 2-3 जगह गवर्नमेंट भी एग्ज़ाम दिए, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मेरी डिसेबिलिटी 100% थी। और एक दो जगह 3 जगह रिज्यूम भी भेजा, तो लोगों ने 100% डिसेबिलिटी देख के ओहो रिजेक्ट 100% में क्या करेगा, कुछ नहीं। तो 100% को मैं 98% बनाया अपने एजुकेशन के थ्रू, और अपने लाइफ को मैंने और आगे बढ़ाना सोचा। तो तभी 1 साल के बाद मुझे पता चला कि LPU में फ्री एजुकेशन मिल रहा है। तो मैं बोला चलो, घर से बाहर रहने का मौका मिलेगा और घर से थोड़ा परेशानियां कम होंगी। मेरा कज़न ब्रदर मेरे साथ रेडी हुआ कि मैं जाऊंगा, और मेरा कज़न ब्रदर 6-7 साल से मेरे साथ रहता है। मैं LPU गया, बट तब वहाँ पे फ्री एजुकेशन का था। बट जब मैं वहाँ भी जा रहा था तो मुझे घर से पैसा लेने का 1 रुपये भी अंदर से इच्छा ही नहीं होता था कि मैं पैसा क्यों और बर्बाद करूं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत पैसा लग चुका था, लगा चुके थे पापा। तो LPU जाने के लिए भी मुझे किसी से मैंने स्पॉन्सर कराए थे, जो 15,000 लेकर गया था मैं। तो 3 महीना तो निकल गया, 3 से 6 महीना निकल गया। बट उसके बाद मैंने जब दोबारा उनसे रिक्वेस्ट किया था तो वो एग्री नहीं हुए थे। तो मुझे फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थे, तो वापस मुझे घर आना पड़ा, LPU छोड़ दिया मैंने। तब मुझे लगा कि बस अब मेरी लाइफ हो गई। मुझे लगता था ज़िंदगी का अंत यही है। घर आने के बाद एक तो लोग ताने मारते ही थे कि ज़िंदगी बर्बाद कर लिया और दूसरा ताना शुरू हो गया था कि कब जाना है वापस, क्योंकि लोगों को पता चल गया था कि मैं LPU में पढ़ रहा हूँ। तो लोगों का क्वेश्चन यही था कि वापस कब जा रहे हो, कब ज्वाइन कर रहे हो। तो मेरे पास उसका कोई जवाब ही नहीं था। मन करता था बस ज़िंदगी यहीं ख़त्म कर लूँ। इस बीच में मैंने एक बार पॉइज़न भी खा लिया था, सॉरी,
आई एम नॉट शेयरिंग दैट कि कैसे खाया मैंने, बट मैं हार गया था ज़िंदगी से अपना। मुझे था कि बस ज़िंदगी ख़त्म कर दूँ, नहीं चाहिए अब। ग्रेजुएशन करके मास्टर डिग्री के लिए गया भी तो वहाँ पूरा नहीं हुआ, तो मैंने बोला नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगा अब, बस जो होगा भगवान के नाम पे छोड़ दो। और मैंने छोड़ दिया। 2016 में चंडीगढ़ में एक सेंटर ओपन हुआ, चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब। उस सेंटर में एक मैम थी, परम मैम, जो मेरी काफ़ी पुरानी फ्रेंड थी। तो बीच में जब मैं एलपीयू था तो चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब आया था 1-2 बार, और मैं देखा था कि यहाँ पे काफ़ी जो ज़िंदगी है वो काफ़ी डिफरेंट ज़िंदगी है। यहाँ पे व्हीलचेयर वालों को जॉब भी मिली, और इंडिया में शायद ही ऐसा कोई सेंटर है जहाँ पे व्हीलचेयर वालों की इतनी इज्जत है, जहाँ चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब में है। तो चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब से मुझे ऑफ़र आया था माउथ पेंटिंग के लिए, तो तब मैं माउथ पेंटिंग करता था। उन्होंने मुझे दूसरे दिन बुलाकर बोला कि बेटा अजय, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप घर के एक कोने में रहो और अपनी लाइफ को रोको। आप क्या करना चाहते हो मुझे बताओ, मैं आपकी हेल्प करूँगी। अगर आप एलपीयू जाना चाहते हो तो मैं स्पॉन्सर करने को रेडी हूँ, आपकी एजुकेशन मैं पूरा कंप्लीट कराऊँगी। लेकिन मुझे था कि नहीं, मुझे जॉब चाहिए, मुझे इंडिपेंडेंट होना है, मैं घर पे बर्डन नहीं बनना अब। मैं बस, मुझे था कि घर से बस मैं 2 रुपये भी कमाऊँ, जहाँ भी कमाऊँ, जैसे भी कमाऊँ, अपने दम पे जीना चाहता था मैं। मैम ने बोला ठीक है, हम सोचते हैं आपके लिए क्या करेंगे। और अगले दिन मैम ने मुझे ऑफ़र किया कि ठीक है, हम आपको एक चांस देंगे। सबसे पहले हम आपको इंडिपेंडेंट बनाएंगे, और वो इंडिपेंडेंट कैसे बनाएंगे, आपको मोटराइज़ व्हीलचेयर देंगे। और मैम ने मुझे मोटराइज़ व्हीलचेयर दिया, और मोटराइज़ व्हीलचेयर के थ्रू मैं आज इंडिपेंडेंट हूँ। आज मैं चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब में एज ए सोशल मीडिया इंचार्ज, पीयर काउंसलर एंड किचन कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम कर रहा हूँ। मुझे सबसे पहले सोशल मीडिया इंचार्ज बनाया गया था, और मैं सोशल मीडिया का काम कर रहा था, जैसे फेसबुक, यूट्यूब जो भी है वो सारा हैंडल करना आज भी मैं कर रहा हूँ। और मेरे काम को देखने के बाद मुझे और भी चीज़ें संभालने को दी गई, जैसे किचन कॉन्ट्रैक्टर, लोगों को काउंसिल करना, या अभी जैसे कोई भी इवेंट होता है चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब में, तो उसका चीफ कोऑर्डिनेटर मैं होता हूँ। चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब ने बहुत सारे इवेंट कराए, जैसे स्कूबा डाइविंग, पैरामोटरिंग, स्विमिंग, इन सब चीज़ों को मैंने किया। अकॉर्डिंग टू गूगल, स्कूबा डाइविंग जो मैंने किया है ओपन वाटर में किया है, पौंडीचेरी समुद्र में किया था मैं जाके। और अकॉर्डिंग टू गूगल मेरी जो इंजरी लेवल है C4 इंजरी लेवल में इंडिया में कोई भी नहीं है जिसने स्कूबा डाइविंग ओपन वाटर में किया है। साथ साथ मैं एक गेम खेलता हूँ, बोसिया, जो एक इंटरनेशनल गेम है जो हम जैसे हायर डिसेबिलिटी के लोग खेलते हैं। इस गेम को मैं 2 बार नेशनल जीता हूँ, बोसिया इंटरनेशनल भी रिप्रेजेंट किया हूँ मैं इंडिया। अभी 2021 में दोबारा मैं नवंबर में इंडिया रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। मेरा जो सपना था कि मैं घर के ऊपर बर्डन नहीं बनना था, मुझे एक जॉब चाहिए थी और मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना था, और आज मैं खड़ा हूँ। अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक पहुंच गए हैं तो मेरी तरह ही आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे। आपको भी मोटिवेशन मिली होगी अपने सपनों को पूरा करने की। दोस्तों, सपने तो हम सभी देखते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग अपने सपनों को पूरा करने में सक्सेसफुल हो पाते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो भी इंसान अपने गोल्स को अचीव करने में सक्सेसफुल होता है, उन सभी में कुछ कॉमन स्किल्स होती हैं, जैसे कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि स्पोकन इंग्लिश से आती हैं,
और दोस्तों, हम सभी इस स्किल को मास्टर करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं जोश स्किल्स ऐप के साथ। इस ऐप में हम 1 by 1 वोकैबुलरी के नए वर्ड्स, ग्रामर प्रैक्टिसेस, रीडिंग और राइटिंग प्रैक्टिसेस के साथ साथ अपने जैसे अन्य हजारों स्टूडेंट्स के साथ ऑनलाइन इंग्लिश में लाइव बात करके अपनी इंग्लिश को वर्ल्ड क्लास बना सकते हैं। आज ही अपनी सक्सेस की तरफ पहला कदम लें भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश ऐप जोश स्किल्स के साथ।